हमास के एक एक फर्द को खत्म करने की बात की जा रही थी, मिटा देने की बात की जा रही थी, आईएसआईएस की तरह रात दिन उसको क्रूर बताया जा रहा था, उस हमास को आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिल गई है। ये तो हमास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या इस बात को, जो हमास को ये स्वीकार्यता मिली है, भाई एक तरफ आप आतंकवादी कह रहे हो, एक तरफ उनसे बैठ के समझौता कर रहे हो, आप तो उनको स्वीकार्यता दे ही रहे हो। जो हमारे यहाँ हमास को लेके एक आडंबर रचा गया था, नफरत फैलाई गई थी, भारत की मैं बात कर रहा हूं, और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई थी, क्या अब मीडिया हमास को जो ये अहमियत दी गई है इसको लेकर भी कोई बात करेगा क्या यहाँ? धाकड़ खबर, बेखौफसुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 47 दिनों तक बमबार्ड करने के बाद आखिरकार हमास और इजराइल के बीच जंगबंदी हो गई है। हालांकि वो जंगबंदी का फैसला एक दिन के लिए टाल दिया गया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भैया ये क्यों टाला जा रहा है। क्या बाइडन के दबाव में जो जंगबंदी की है नेतन्याहू ने, उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं या वो उनसे पच नहीं पा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि इस बार की जंगबंदी में मिस्र कहां चला गया। जी हां, इजिप्ट का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। जिक्र हो रहा है कतर का। कतर अमेरिका की सालिसी से ये जंगबंदी हुई है, तो मिस्र इस तरह से साइड क्यों कर दिया गया। लेकिन इससे भी अहम और बड़ा सवाल जो हमारी नजर में खड़ा हो रहा है वो ये कि जिस हमास को मिटाने की बात करी जा रही थी, जिस हमास के एक एक लड़ाके को खत्म करे जाने की बात कही जा रही थी, जिसको रात दिन आतंकवादी घोषित किया जा रहा था, क्या उसी को लेजिटिमेट कर डाला है नेतन्याहू ने। जी हां, नेतन्याहू ने क्या उसी हमास को स्वीकार्यता दे डाली है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। भाई इतने बड़े मंच पे हमास से बैठ के समझौता किया जा रहा है। तो ये जो सीज फायर हुआ है 4 दिनों का, हालांकि अभी हुआ नहीं है, कल जुमे के बाद से ही लागू होगा, यानी कि जुमे के दिन से लागू होगा। उसमें सबसे बड़ी और खासी उपलब्धि जो मानी जा रही है वो हमास के लिए मानी जा रही है कि हमास को स्वीकार्यता मिल गई है। क्या इसी तरीके से इन तमाम चीजों को देखा और समझा जा सकता है? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं और मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक बार फिर अपने दर्शकों से, जो हमारे आपके दोनों चैनलों के दर्शक बहुत से कॉमन भी हैं, इसलिए बहरहाल आपके एक तरह से ये एक्सटेंडेड फैमिली के तौर पर मैं देखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल अगर मैं यही कहूं कि समझौता जो हुआ वो इस बार कतर की वजह से हुआ। कतर की वजह से ही पहले दो दो महिलाओं को छोड़ा गया, जिसमें से 2 अमेरिकी थी, 2 इजरायली थी, और अब ये 4 दिनों का सीज फायर भी कतर की वजह से हो रहा है। मिस्र कहां चला गया और क्यों चला गया? देखिए, मिस्र के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं करेक्ट कर दूं। वो ये कि 2 दिन पहले जो हमास का बयान आया था, जिसमें इस के बारे में बताया गया था कि सीज फायर होने वाला है, तो उसमें हमास के जिम्मेदार ने यह कहा था कि अगले कुछ घंटों में मिस्र और कतर की तरफ से ये ऐलान होने वाला है। तो इसलिए मिस्र निस्बतन उतना जाहिर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मिस्र अंदर अंदर काम कर रहा है। और मिस्र वही मुल्क है जो जब भी इजराइल फंसता है जंग में, तो मिस्र ही काम आता है जंगबंदी कराने के लिए। और मिस्र की अहमियत यूं है कि गाजा से जो दुनिया से जो कनेक्शन बनता है वो मिस्र के रास्ते से ही बनता है। तो वो लालच और डर दोनों चीजें उसमें शामिल होती हैं, इसलिए मिस्र काम कर जाता है उस सीज फायर में। जी, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। मिस्र भी शामिल होगा, ये भी क्यों लगा? मिस्र ही क्यों शामिल नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले जितने भी तमाम समझौते हुए हैं, सीज फायर हुए हैं, उसमें हमेशा क्रेडिट मिस्र ही लूटा था। इस बार जो है कतर जो है वो आगे आगे दिखाई दे रहा है, मिस्र पीछे पीछे नजर आ रहा है। ये अमेरिका की वजह से हुआ है या हमास की वजह से हुआ है? ये सही आपने आखिर में जो बात कही, हमास की वजह से। देखिए, हमास का जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड, जो नजरियाती जो जड़ है, वो मिस्र में अखवानुल मुस्लिमीन है। और अखवानुल मुस्लिमीन मिस्र में अपोजिशन पार्टी है। वो अपोजिशन जिसकी हुकूमत, मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत उखाड़ फेंक करके ये जो अब्दुल फत्ताह अल सीसी हुकूमत उन्होंने बनाई थी, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वहां अपोजिशन में है। और हमास
कतर के साथ हमास के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। कतर में हमास का ऑफिस भी है, इस्माइल हानिया अक्सर वहां पर रहते हैं, और ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए अब शायद ज्यादा भरोसेमंद और बेहतर ताल्लुकात वाला कतर है जो इसमें बेहतर काम कर सकता है, और उसने काम किया भी है। और कतर वो जगह है जहां कम से कम 2 बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी जाकर के मिले हैं। उसके ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता इजराइल से भी काफी हद तक पेंगल हैं, तो और हमास से भी ताल्लुकात हैं। तो इसलिए ये बेहतर मीडिएटर के तौर पर इसने काम किया। इसे ऐसे भी क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने एक नया मीडिएटर तो पैदा किया ही कतर के रूप में, लेकिन वो अपने पुराने मीडिएटर यानी कि मिस्र को भी नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए इस फैसले के ऐलान के फौरन बाद बाइडेन ने इन दोनों देशों के प्रमुखों से बात की है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो बाइडेन असल में बात क्या करते हैं, वो तो हुक्म देते हैं, और ये जो हुक्मरान हैं ये बेचारे हुक्म सुनते हैं, इनके पास अपनी बात कुछ कहने को नहीं होती। बहुत ज्यादा अगर कहना चाहते हैं तो बाइडेन से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जो अमान में वो आने वाले थे इजराइल के दौरे के फौरन बाद 7 अक्टूबर के बाद में, और वो भी इसलिए कि पब्लिक का दबाव बहुत ज्यादा था, इसलिए उनके साथ वो फोटो इस वक्त कम से कम नहीं खिंचवाना चाहते थे, जो इजराइल को पूरी फौजी और हर तरह की सपोर्ट दे रहा है। तो वो अपनी आवाम से खौफजदा, डरे हुए नहीं मिले। अब बहरहाल तब्दीलियां आ रही हैं, हमास भी बातचीत कर रहा है, ईरान भी बातचीत कर रहा है, और ये अब जंगबंदी के किनारे पर पहुंच गए हैं। यानी रणनीतिक मोर्चे पे अगर हम बात करें, कूटनीतिक मोर्चे पे अगर हम बात करें, तो ऐसा लगता है जैसे चाल बिछाई हमास ने, कहा कि हम तो कतर के रास्ते सब कुछ करेंगे, लेकिन अमेरिका चाहता था कि मिस्र भी साथ रहे, तो मिस्र साथ नजर आ रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझौता हो चुका है, ऐलान हो चुका है, लेकिन कहा गया था कि जुमेरात से लागू कर दिया जाएगा। अब खबर चली है कि जुमे के बाद लागू होगा। देखिए, 2 दिन पहले हमास की तरफ से एक बयान आया था जब समझौते की बातचीत चल रही थी कि हमारी शर्तों पर सीज फायर होगा। हमारी शर्तों पर सीज फायर होगा कि मतलब यह है कि उनका रुख कुछ सख्त था कुछ इश्यूज पर जो बातचीत चल रही थी। अब इस वक्त जो तफसील जो आ रही है, जो ये ऐलान आया है, नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जो हैं जाची हनेगबी इजराइल के, उनकी जो टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है उसकी डिटेल में ये बात आई है कि अभी तक इजराइल और हमास की तरफ से एग्रीमेंट पर बाकायदा साइन नहीं हुए हैं। साइन नहीं हुए की खबर से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं जिनको अभी प्रेस नहीं किया गया, फाइनल नहीं किया गया, कहीं कुछ मामला अटका हुआ है। और रेजिस्टेंस फोर्स हमास खास तौर पर अपनी कुछ शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे इस बात का अंदेशा है कि जब ये जंगबंदी आमतौर पर यह होता है कि जब जंगबंदी के नजदीक होते हैं तो हमले कम हो जाते हैं, लेकिन कल भी इजराइल ने कम से कम 100 लोग मारे हैं फिलिस्तीनी, और साथ साथ ये खबर दे रहे हैं कि जब तक जंगबंदी लागू नहीं होगी तब तक हम अपने मुसलसल हमले इसी तरह से जारी रखेंगे। तो भाई, अगर आप मेज पर भी बात कर रहे हो और उधर मार भी रहे हो, तो फिर वो दूसरी पार्टी कुछ शर्तें कुछ सख्त तो करेगी। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई मामला छोटा मोटा कहीं कुछ अटका हुआ है, लेकिन ऐसा है कि जिसको हल किया जा सकता है। और एक चीज और आई है, एक कंट्राडिक्शन और आया है। एक तरफ से हमास की तरफ से यह बात आई है कि ये जो 50 लोग छोड़े जाएंगे, इनमें डबल सिटीजनशिप वाले, ड्यूअल सिटीजनशिप वाले, जिनके पास मिसाल के तौर पे इजराइल और अमेरिका की सिटीजनशिप है या यूरोप के मुल्क की है, उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ये इजराइली छोड़े जाएंगे सब, ये डबल सिटीजनशिप वाले नहीं छोड़े जाएंगे। तो कहीं कुछ इश्यूज हैं जो मेरे ख्याल से अभी फाइनल होने बाकी हैं, इसलिए शायद एक दिन का और या एक दिन के अंदर इजराइल कुछ और बड़े हमले करना चाहता है। वो जो बार्गेनिंग चिप होती है ना, लेन देन, उसमें और मजबूत होना चाहता है, शायद ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अमेरिकी अखबार तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे खुफिया मुशीर हैं बाइडन के, जिन्होंने बाकायदा ये जंगबंदी कराई है और उसमें पूरी तरह इजराइल को एक तरीके से साइड रखा है और उस पर दबाव बनाया है कि वो उस फैसले को माने, और उसी की वजह से तनातनी नेतन्याहू और बाइडन के बीच शुरू हो गई है। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं।
देखिए 2 दिन पहले मंडे को, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को अमेरिका के खास एलची आए थे इजराइल, होस्टिन नाम है उनका, और उनका जो खास एजेंडा बताया गया था वो ये था कि इजराइल को इस बात के लिए मनाएं, तैयार करें या दबाव डालें, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें, कि वो लेबनान के साथ यानी हिजबुल्लाह के साथ कोई जंग ना बढ़ाएं, उसको रोकने की कोशिश के तौर पर। तो कुछ चीजों के लिए दबाव तो बेशक डाला जा रहा है, और इजराइल नेतन्याहू खास तौर पर कितने भी उन्हें गुस्सा आया हुआ हो, कितना भी मार देंगे, खत्म कर देंगे, तूफान आ जाएगा, तूफान तो 7 अक्टूबर को आ चुका। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका इजराइल पर जरूर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और शायद ये तय किया जा रहा है कि ये 4 दिन का अगर जंगबंदी होगी तो इसमें कोई वायलेशन नहीं होगा, खिलाफ वर्जी नहीं होगी। खिलाफ वर्जियां आम तौर पर इजराइल करता है, उसका खदशा अब भी है। चलिए, उसका खदशा अभी है, लेकिन बात अब जंगबंदी को लेकर ही करते हैं। क्या जंगबंदी में हमास का सबसे बड़ा यही पैंतरा काम कर गया, जैसे उसने हमला किया और वहां पे लोग बंधक बना लिए, और बंधकों की वजह से ही आज ये जंगबंदी हो रही है? वैसे तो इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, ऐसे लोगों को बंधक बनाना, अगवा करना, लेकिन क्योंकि एक तरफ हाथी है, एक तरफ चींटी है, तो उनकी रणनीति का ये हिस्सा काम कर गया है। अरे भाई, ये बात कहना बहुत आसान है हमारे आपके लिए न्यूज रूम में बैठ करके कि ये बहुत बुरा है बंधक बनाना। दूसरे लोग हजारों की तादाद में कत्ल कर दें, उनको टेररिस्ट ना कहा जाए, और ये बंधक बना ले, इनको टेररिस्ट कहा जाए। ये लोग जो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको टेररिस्ट कहा जाए। तो भाई ये कौन सा इंसाफ है कि हम ये कहें कि बंधक बनाना भी बहुत बुरी बात है? बंधक बनाना बुरी बात, ये बात ठीक है कि आम शहरी को बंधक बनाना। अगर यही नेतन्याहू के उन हमलों को सपोर्ट करने वाले लोग हों जिन्होंने मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती की हो, जिन्होंने वेस्ट बैंक में मुसलसल हमले करके फिलिस्तीनियों का कत्ल किया हो, आपने वो वीडियो देखी है कि 10 साल का 15 साल का बच्चा, उसको सामने खड़े करके गोली मार दी जाती है। और अब हमने वो बच्चे भी देखे हैं जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए, बच्चों माओ के पेट में हैं, या अभी 7 महीने 8 महीने वाले पैदा होने वाले। ठीक है सर, हर कोई अपनी दलीलें दे सकता है, इजरायली भी अपनी दलीलें दे सकते हैं, ये भी अपनी दलीलें दे सकते हैं, और फिर तो यही कहा जाएगा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। लेकिन मैं आना चाहता हूं कि क्या हमास की रणनीति जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, और हमास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खत्म करने की बातें की जा रही थी, वही अंतरराष्ट्रीय स्तर अब उसको मेहमान की तरह टेबल पर बिठाकर उससे बात कर रहा है? ये तो उसके फायदे में चला गया। यह बिल्कुल हकीकत है, वो स्ट्रेटेजी है। सबसे पहला काम उन्होंने यही किया है, मतलब उन्होंने जो कुछ तबाही की, वो तबाही अपनी जगह, और उस तबाही के बारे में आयतुल्लाह खामेनाई का कहना है कि इजराइल वापस नॉर्मल हालत में नहीं जा सकता, इतनी तबाही की है, जिस पर अभी तक इजराइल ने पर्दा डाला हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बंधक बना करके जिस तरह से लोग ले गए, मोटरसाइकिलों पर बिठा करके ले गए, वो हमने वीडियो देखी है, मोटरसाइकिल पर बंधकों को बिठा के ले गए, दूसरी तरफ तो हवाई जहाज और तोप और क्या क्या उनके पास सब है। सर, लेकिन ये क्या जश्न मनाने वाली तस्वीरें हो सकती हैं? ये सवाल भी तो पूछा जाएगा ना कल को हमास से, जब तमाम हालात ठीक होंगे, कि भैया तुमने कुछ बंधकों को बंधक बनाकर, कुछ लोगों को बंधक बनाकर हजारों लोगों को मरवा दिया, इसका जवाब कौन देगा? देखिए, हजारों लोगों को मरवा दिया, ये देखिए बहुत सिंपल है ये बात कहना। ये एक बुनियादी बात है कि क्या जिस तरह से हर दिन इजराइल इनको मारता रहा है, क्या इतनी बड़ी, अच्छा पहले तो किसी को पता नहीं होता कि इजराइल का रिएक्शन कितना बड़ा आएगा, क्या आएगा, कितने लोग मार देगा, ये तो बाद में कुछ चीजें आई। जंग तो हमास को पता ही होगा ना, क्योंकि चींटी और हाथी का मुकाबला है, इतना तो हमास को पता ही होगा क्या तबाही मचाई जाएगी। हाँ, तो हम देखिए, हमास को और गाजा के लोगों को अलग देखने का जो तरीका है वेस्टर्न मीडिया का और इजरायली मीडिया का, वो कम से कम हमारा नहीं होना चाहिए। ये गाजा के लोगों की ही औलादें हैं जो हमास में शामिल हैं, या जिहाद इस्लामी में शामिल हैं, या लॉयंस डेन में शामिल हैं। तो वो तो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। वो क्या कुछ ना करें जब हर दिन मौत को देख रहे हो अपने सामने, वो क्या कुछ ना करें। देखिए, आप उनके बारे में सोचिए, वो कहा जा सकता है बहुत आसानी से कि साहब इतना ब्रेन वॉश किया गया कि लोगों को मरने के लिए तैयार कर दिया गया।
आप वो तस्वीरें देखिए दोबारा, जो ग्लाइडर पर बैठ करके उड़ करके सामने आए, क्या उनको ये यकीन था कि वो जमीन पर भी उतर पाएंगे, उससे पहले ही उन्हें गोली नहीं मार दी जाएगी? उस यकीन के साथ जो लोग लड़ने के लिए आए, वो अपने किसी इरादे और हिम्मत के साथ ही आए ना। उनके इरादे और हिम्मत के जो है तारीफ की जानी चाहिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये जरूर उठेगा कि हमास को ये अंदाजा तो था ही कि इस तरीके से हजारों लोगों का कत्लेआम होगा। लेकिन हम रणनीति और कूटनीति की बात कर रहे हैं। जिस हमास के एक एक फर्द को खत्म करने की बात की जा रही थी, मिटा देने की बात की जा रही थी, आईएसआईएस की तरह रात दिन उसको क्रूर बताया जा रहा था, उस हमास को आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिल गई है। ये तो हमास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, ये देखिए 2-3 उपलब्धियां हैं, मैं बताता हूं। नंबर 1 तो जो आपने कहा कि हमास की को स्वीकार्यता मिल गई। दूसरे ये कि लेबनान के पास और गाजा के आसपास से बहुत सी यहूदी बस्तियां खाली हुई हैं, यानी इजराइल सुकड़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो उन्होंने रोकने में का काम किया। उसके अलावा जो इनकी जो तबाही हुई है, जो इनकी इकोनॉमी गिरी है और इतने लोग मारे गए हैं, यानी आमतौर पर इससे पहले ये होता था कि इजरायली कम मरते थे, फिलिस्तीनी ज्यादा मरते थे। पहले हफ्ते, पहले दिन, पहले 4 दिन की बात अगर देखें तो इजरायली के वालों के मरने वालों की तादाद 1200 या 1400 और इधर मरने वालों की तादाद 100, 200, 50 इस तरह से। तो ये उन्होंने एक तरह से रिवर्स किया है पूरे सिस्टम को। और अभी जिस तरह से ईरान के लीडर ने कल कहा, मैं बताऊं, आयतुल्लाह खामेनी ने तेहरान में जो चीन में अभी पिछले दिनों गेम्स हुए हैं उसमें जीतने वालों के खिलाड़ियों से जब मिले हैं, और उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि हमास ने इजराइल को नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट का मतलब सीधा होता है उखाड़ फेंकने वाला। तो वो जो एक बड़ा एक और बनाया हुआ था मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए इजराइल का, वो भी जीरो हो गया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या इस बात को, जो हमास को ये स्वीकार्यता मिली है, भाई एक तरफ आप आतंकवादी कह रहे हो, एक तरफ उनसे बैठ के समझौता कर रहे हो, आप तो उनको स्वीकार्यता दे रहे हो। जो हमारे यहाँ हमास को लेके एक आडंबर रचा गया था, नफरत फैलाई गई थी, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई थी, क्या अब मीडिया हमास को जो ये अहमियत दी गई है इसको लेकर भी कोई बात करेगा क्या यहाँ? नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जो गोदी मीडिया जिसे हम मोदी की गोद में समझते थे वो नेतन्याहू की गोद में है, और अडानी के पास हैफा पोर्ट है, ठेका लिया हुआ है, और उससे अलावा भी बहुत सी डील्स होंगी जो हमारे सामने नहीं है। तो ये जो अडानी का पाला हुआ मीडिया है या अडानी जैसे लोगों का पाला हुआ मीडिया है, ये अब खामोश हो जाएगा। अब हमास के बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा। ये होगा जैसे अब से पहले किसी भी वाकये को डाइवर्ट करने के लिए कोई नई खबर चला दी जाती है ब्रेकिंग करके और लोगों को उधर ले जाया जाता है। तो ये ऐसा होगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। ये कतई शर्मिंदा नहीं होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कतई शर्मिंदा नहीं होंगे। ये खून के प्यासे एक तरीके से भेड़िया टाइप के पत्रकार और मीडिया बन चुके हैं, जहां बम गिरता है उसे कैसे जूम जूम करके दिखाते हैं, जो मरता है ना उसी पे बीतती है। तो इन्हें किसी तरह की कोई शर्म नहीं आने वाली है। लेकिन यहाँ एक सवाल अब सबसे अहम ये खड़ा हो रहा है कि क्या हमेशा की तरह जैसे होता है, पहले 4 दिन का सीज फायर हो गया, जैसे कर्फ्यू भी कहीं लगता है 4 घंटे का है, फिर 6 घंटे रियायत दे दी, फिर पूरे पूरे दिन रियायत दे दी, फिर खत्म ही कर दिया कर्फ्यू को, क्या ये जंगबंदी पूरी तरीके से लागू होगी, 4 दिन बाद आगे बढ़ेगी? ये भविष्य के गर्भ में है, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, अभी इशारा है कि एक्सटेंशन होगा। अगर 10 लोगों को रोजाना गाजा से छोड़ा जाएगा इजरायलियों को, तो हर दिन के हिसाब से 10-10 लोगों के हिसाब से वो एक्सटेंशन होने की उम्मीद है। ये भी तफसील में बताया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 240 का आंकड़ा है, हो सकता है ये ज्यादा भी हो। आज तक हमास ने एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई है। आज तक हमास ने एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई है। इजराइल बताता रहा, कभी 124, कभी 139, कभी 155 और धीरे धीरे बढ़ के 240 तक वो चली गई है। हालांकि हमास के उस दावे को भी अब देखना परखना होगा, क्योंकि अब जब हालात साजगार होंगे तो इन 4 दिनों के दौरान जब मीडिया वहां पहुंचेगा तो नीचे जो मलबे के नीचे दबी हुई हैं वहां से जो खबरें निकल के सामने आएंगी, जिसमें यह भी कहा गया था कि बंधक भी मारे गए और वो इजराइल के हमले में मारे गए हैं, उन तमाम चीजों के बारे में भी क्लियर हो पाएगा।
उन तमाम सवालों के साथ आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपने आपके दर्शकों का। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से हर तरफ से जो इंफॉर्मेशन आती है वो जी आप लोगों के सामने रखूं। और पूरी तरह से हमें पत्रकारिता करने में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर इंफॉर्मेशन जहां जहां से आ रही हो वो सब तक पहुंचे और लोग नतीजा निकाल सकें। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत